हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 2 के अंदर, जो कि हमारे सुपरफ्लोसिस से संबंधित है। क्लास नंबर 1 में कुछ हमने सुपरफ्लोसिस जो एक्सप्रेशन थे वो किए थे, वो आपने जरूर देख लिए होंगे। नहीं देखे तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस क्लास को आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने शामिल किए कुछ एक्सप्रेशन जो पिछली क्लास में हमने किए थे वो, और आज जो हम एक्सप्रेशन करेंगे उन सभी को हमने कुछ एक्सप्रेशन, सभी तो शामिल नहीं होंगे लेकिन कुछ एक्सप्रेशन मैंने इससे एक्सरसाइज के अंदर शामिल किए हैं। तो एक्सरसाइज में आप चाहे सेंटेंस कितने ही कर लें, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट का पता चल गया ना तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक्सरसाइज तो बाद की बात है। कोई भी किसी भी तरह का कॉमन एरर आ जाए, आप 1 मिनट में मतलब चुटकियों में आप उसको पहचान जाओगे, यहाँ पर ये गलती है, यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझें, आखिर ये सुपरफ्लोसिस होते क्या हैं, कैसे हम इनको गलत प्रयोग करते हैं और कैसे हम इनको सही करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक वर्ड को हम देखेंगे कैसे हमने को समझना है। पहला हमारा जो एक्सप्रेशन वो क्या है, टू ट्विंस। अब यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, टू और ट्विंस। टू का मतलब 2 और ट्विन का मतलब जुड़वा, और जुड़वे में क्या शामिल होता है, 2। तो टू और ट्विंस, 2 वर्ड तो 2 हैं लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, वो 2 को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब टू ट्विन बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब ये क्या है, 2 2। तो 2 2 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, ट्विंस। ठीक है, उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं ऐसे नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, उसके जुड़वा बच्चे हैं। तो जुड़वे के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करोगे, ट्विंस। टू ट्विंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, गिव स्पीच। गिव स्पीच का मतलब भाषण देना। भी भाषण दिया जाता है, देखो गिव और टेक तो एक कोई वस्तु को बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ लेना या देना, गिव माने देना, टेक माने लेना। लेकिन जो स्पीच है वो दिया, ऐसे हिंदी में तो ऐसे बोला जाता है कि उसने भाषण दिया, लेकिन डिलीवर शब्द प्रयोग करते हैं इसके स्थान पर, या मेक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गिव स्पीच के स्थान पर क्या बोलोगे, डिलीवर स्पीच या मेक स्पीच। उसने भाषण दिया, ही डिलीवर्ड ए स्पीच या ही मेड ए स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुफिशियंट इनफ। सुफिशियंट का मीनिंग क्या है, पर्याप्त, और इनफ का मीनिंग भी क्या, पर्याप्त। अब दोनों एक जैसे शब्द हो गए। जब एक ही स्थान पर एक ही समय में हम 2 एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वही तो क्या होता है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता है। उसी को हमने पहचानना है और कैसे हम सही करेंगे इसको। तो सुफिशियंट माने पर्याप्त और इनफ माने पर्याप्त, तो इसका क्या औचित्य है फिर ये। ठीक है, तो घड़े में पर्याप्त पानी है, तो देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द पिचर। तो इनफ सफिशिएंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सफिशिएंट वाटर। व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू। आप अपने आप से बोलना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू गलत एक्सप्रेशन होगा। तो क्या करें, क्या लिखे, क्या बोलें, व्हाट आई एम टू डू, व्हाट आई एम टू डू। 7 AM इन द मॉर्निंग या 7 PM इन द इवनिंग। देखो AM और PM का पहले मीनिंग देख लो। AM का मतलब होता है एंटी मैरिडम और PM का मतलब होता है पास्ट मैरिडम। AM सुबह के लिए प्रयोग किया जाता है और PM शाम के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर AM आ गया वहाँ पर मॉर्निंग नहीं लिखना, जहाँ पर PM लिख दिया आपने वहाँ पर इवनिंग नहीं लिखना। अब यदि आप इकट्ठा लिख देते हैं, 7 यहाँ पर AM भी लिखा हुआ है और आपने मॉर्निंग भी लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। और इसको हमने क्या सही करना है, 7 AM ही लिखेंगे, इन द मॉर्निंग नहीं लिखोगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा तो क्या कहोगे, आई विल मीट यू या आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, इतना बोलोगे सुबह मिलूंगा। यदि आप टाइम बताते हैं, यदि मैं सुबह 7 बजे मिलूंगा तो आई विल मीट यू 7 AM, वहां पर दोबारा से 7 AM मॉर्निंग नहीं लिखना। ठीक है, तो आई विल मीट यू 7 AM, मैं तुम्हें शाम के 7 बजे मिलूंगा। आई विल मीट यू 7 PM, शाम के 7 बजे बोला है लेकिन लिखना नहीं है। लिखने में क्या गया, इस PM के अंदर ही इवनिंग छिपा हुआ है और AM के अंदर ही मॉर्निंग छिपा हुआ है। ठीक है, बिग ब्लंडर। अब बिग का मतलब बड़ा और ब्लंडर माने होता है बिग मिस्टेक, बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हैं। अब मुझे बताओ आप जरा, तो बिग पहले ही बोल दिया या पहले ही लिखा हुआ है और अब ब्लंडर को जब बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग भी क्या आ गया, बिग ब्लंडर मतलब बड़ी गलती।
ठीक है। बिग ब्लंडर का मतलब, ये तो ब्लंडर का मतलब ही क्या होगा, बिग मिस्टेक। तो दो बिग इकट्ठे हो गए ना तो गलत हो गया ना एक्सप्रेशन, तो हमने क्या बोलना है, ब्लंडर। उसने बड़ी मिस्टेक की तो वहां पर बिग ब्लंडर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ही मेड ए ब्लंडर, बस उसी में ब्लंडर में ही शामिल हो गया बिग। आगे देखो, फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार। देखिए, डेड बॉडी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, इसको फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं, ठीक है, फ्यूनरल प्रोसेशन। अब फ्यूनरल का मतलब क्या आता है, दाह संस्कार की प्रक्रिया, जो सेवा, मतलब सर्विस का मतलब सेवा आता है, जो प्रक्रिया को भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं इस वर्ड को। तो फ्यूनरल सर्विस का मतलब फ्यूनरल करने की एक प्रक्रिया, लेकिन नहीं, फ्यूनरल के अंदर ही तो ये सर्विस शामिल है। तो यदि आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि दाह संस्कार किया गया तो आप केवल फ्यूनरल का लिखोगे, ना कि फ्यूनरल सर्विस। तो फ्यूनरल सर्विस नहीं, क्या आपने वर्ड प्रयोग करना है, फ्यूनरल, ठीक है। टू गिव की टू द वॉच, देखो गिव की टू द वॉच मतलब घड़ी में चाबी देना, आप ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत एक्सप्रेशन बोल दिया आपने। घड़ी जो होती है उसके अंदर जो चाबी दी जाती है उसको क्या किया जाता है, वाइंड किया जाता है। जैसे घड़ी है, इस घड़ी के अंदर अभी चाबी देंगे तो इसको घुमाया जाता है, ऐसे घुमा कर चाबी देंगे, ठीक है। अभी तो उसमें बदल गया, टेक्नोलॉजी है वो चेंज होगी, अब तो चाबी देने वाली कि वो आवश्यकता है ही नहीं घड़ी के अंदर, ठीक है। सब कुछ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगी। तो यदि आप फिर भी सेंटेंस आपने करना है कि घड़ी में चाबी दो, तो क्या बोलोगे, वाइंड द वॉच, वाइंड द वॉच। अब तो यही सेम वर्ड WIND सेम वर्ड है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो अलग है और उसका मीनिंग है वो भी अलग है। क्योंकि सर सेम मीनिंग और वर्ड का जो मीनिंग भी अलग है, वर्ड सेम है मीनिंग अलग है, कैसे। WIND विंड, यदि आपने बोल दिया इसको विंड, यदि आप ऐसे बोल गए घड़ी को चाबी दो, ऐसे आप शब्द बोलना चाहते हैं, तो आपका बोलने का तरीका यदि ऐसा है तो विंड द की, इसका मीनिंग क्या निकला, विंड द की का मतलब क्या होगा, घड़ी को हवा दो, नहीं, कोई मीनिंग निकला ही नहीं। इसका मतलब आप गलत उच्चारण करते हो तो वो भी हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी चेंज कर देता है। तो सेम स्पेलिंग होते हुए मीनिंग और उसका जो उच्चारण है ना वो हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, घड़ी में चाबी देने को वाइंड बोलेंगे, वाइंड द की, ठीक है, ना कि विंड द की। तो गिव का तो कम से कम प्रयोग करना ही नहीं आपने, ठीक है। लिखते वक्त तो आपने भाई विंड या वाइंड की स्पेलिंग तो सेम ही है, लेकिन बोलते इसमें घड़ी में चाबी देना बोलना चाहते हैं तो वाइंड द की, हवा की बात कर रहे हैं तो विंड, ठीक है। चलो, फ्री शिप, फ्री शिप कोई शब्द नहीं होता, ये होता है फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री स्टूडेंटशिप क्या होता है फिर, देखो विद्यार्थी को, जो स्टूडेंट होते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है ना, उसको बोलते हैं फ्री स्टूडेंटशिप। तो फ्री शिप वर्ड नहीं है, फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। कॉमन एरर कैसे बनते हैं, कॉमन एरर में ये शब्द लिख देगा जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, या इस तरह के शब्द लिख देगा 7 PM इन द इवनिंग। आपको यही तो पहचानना है कि 7 PM आ गया या 8 PM आ गया, 8 7 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो कुछ भी हो सकता है। आपने क्या देखना है, PM आया है उसके साथ फिर इवनिंग दे दिया तो इसका मतलब वहाँ पर सुपरफ्लुएंस हो गया। और यदि सुपरफ्लुएंस हो गया तो आपने ये इसी को तो समझना है कि कहाँ जो है वो गलती, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्सप्रेशन समझने के बाद आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे ना वो चीज़ आप समझ जाओगे कि यहाँ में पता चल गया और एरर कैसे आते हैं, ठीक है। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले एक बार और कॉन्सेप्ट पर नज़र डालते हैं। लेक्चरशिप, लेक्चररशिप, देखो लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। किसी के द्वारा भाषण दिया, सॉरी लेक्चर जो दिया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, लेक्चरशिप, ना कि लेक्चररशिप, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर जो लेक्चर देने का काम करता है, जो टीचर या प्रोफेसर, ठीक है, वैसे तो टीचर बोलते हैं लेकिन कॉलेज के अंदर और इसको प्रोफेसर बोला जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो लेक्चर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, लेक्चरशिप। मतलब एक लेक्चर देने के पद पर, लेक्चर देने के पद पर आसीन होना लेक्चरशिप होता है, ना कि लेक्चररशिप। अब एक वर्ड है कंसर्ट हस्बैंड और वाइफ,
कंसर्ट का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझेंगे। हस्बैंड और वाइफ का मीनिंग का तो आपको पता ही है, हस्बैंड माने पति और वाइफ माने पत्नी। तो कंसर्ट का मतलब क्या है, कंसर्ट का मतलब भी हस्बैंड या वाइफ होता है। इसी से कंसर्ट का दूसरा जो वर्ड है, मतलब इसका जो सिनोनिमस वो क्या है, स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस का मतलब भी हस्बैंड या वाइफ होता है। तो कंसर्ट वर्ड आ गया तो हस्बैंड या वाइफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंसर्ट का मीनिंग ही हस्बैंड और वाइफ होता है, हस्बैंड या वाइफ होता है। तो कंसर्ट लिख दिया तो साथ में ना तो हस्बैंड लिखेंगे ना ही वाइफ वर्ड लिखेंगे। सपोजिंग इफ, सपोज माने तो मानना, मान लीजिए कि ऐसा हो तुम्हारे साथ, मान लीजिए कि ऐसा हो, अब ऐसा बोलना चाह रहे तो सपोजिंग इफ नहीं बोलोगे, सपोज इफ, ठीक है। सपोजिंग इफ के स्थान पर क्या बोलोगे, सपोज इफ, मान लीजिए कि, सपोज इफ यू मीट ए हीरो, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी हीरो से मुलाकात करते हैं या हीरो से आप मिलते हैं। लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग नहीं, क्या बोलोगे, लिंक रोड। लिंक का मतलब है जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ता है या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ता है उसको लिंक करना बोलते हैं। तो लिंकिंग कोई वर्ड नहीं है और ना ही कोई इसका अपने अर्थ लेना है। इसके स्थान पर क्या कहेंगे आप, लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज, ठीक है। एडवांस प्लानिंग या एडवांस वार्निंग, देखिए एक बात है, किसी चीज़ की आपने प्लानिंग बना देना, तो प्लानिंग का मतलब होता है कोई कार्य हम करना चाहते हैं उसके बारे में पहले से ही अपने रूपरेखा तैयार करना प्लानिंग होता है। अब जो रूपरेखा आपने पहले से ही तैयार करनी है या की है, तो वहाँ पर एडवांस का क्या महत्व होगा, तो एडवांस का मतलब पहले, और प्लानिंग का मतलब जो कार्य आपने पहले ही तैयार कर लिया हो या किसी कार्य की रूपरेखा तैयार कर ली हो। तो इसके साथ प्लानिंग के साथ एडवांस का प्रयोग नहीं करना, ऐसे ही वार्निंग के साथ भी हमने एडवांस का प्रयोग नहीं करना। क्या बोलोगे, प्लानिंग या वार्निंग, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी, ऐसा नहीं बोलना, तो मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी थी, ठीक है, मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी थी, तो अब ऐसे बोलो कि पहले ही वार्निंग दे दी थी, ऐसा नहीं। तो वार्निंग देना है ना कि एडवांस वार्निंग। चलो आगे बढ़े। ईट ब्रेकफास्ट या लंच, अब देखो जरा, ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, कोई भी खाने का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर या सुपर, जो भी है। तो अब आप यहाँ पर ईट का प्रयोग करें या ना करें, अब हमने ये जानना है। ईट का मतलब खाना। अब मुझे बताओ जरा कि आप ब्रेकफास्ट को खाते हो, लंच को खाते हो या डिनर को खाते हो। आपको कि सर उसके अंदर या उसमें जो भोजन आता है उसको खाया जाता है, तो उसको खाने का मतलब क्या है कि हम उस चीज़ को ले रहे हैं, मतलब उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ईट ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, उसके स्थान पर आप क्या बोलोगे, हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैं अपना भोजन कर चुका हूँ या मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, ऐसे बोलना चाहते हैं आप, ठीक है, तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तो आई हैव, देखो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट या आई टुक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आई टुक माई ब्रेकफास्ट, दोनों का प्रयोग आप कोई सा कर सकते हैं, हैव लगा दो या टेक लगा दे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, सडनली केम अक्रॉस, सडनली का मतलब बताओ मुझे, सडनली का मतलब अचानक, और केम अक्रॉस का मतलब होता है संपर्क में आना, मिलना। अब कोई किसी से मिल जाते हैं, मतलब आकस्मिक मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केम अक्रॉस होना। और सडनली का मतलब भी क्या होता है, अचानक ही, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ ना। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि वह मुझे अचानक ही मिल गया, तो सडनली ही मेट मी या सडनली आई मेट हिम, ठीक है, अचानक ही मैं उसे मिला, तो केम अक्रॉस शब्द नहीं प्रयोग करोगे। तो सडनली या केम अक्रॉस में से आप दोनों में से कोई सा प्रयोग करो, लेकिन दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करना, ठीक है। ही केम अक्रॉस मी, बस इतना बोल दो, ही केम अक्रॉस मी ऐसा बोल दो, या सडनली आई मेट हिम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, यहां पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, डिनाई, फोरबिड, प्रोबिट, विदाउट, लेस्ट, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, अनटिल, अनलेस। ये वर्ड ऐसे हैं जिनका अर्थ जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। आपको सर नेगेटिव कैसे, भाई इनके अंदर नेवर या नोट छिपा होता है, मतलब इनके बाद आप ना तो नोट लगाना ना ही नेवर का प्रयोग करना, ठीक है। वर्ड याद करेंगे आप,
एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डिनाई, फोरबिड, प्रोहिबिट, विदाउट, लेस्ट, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, अनटिल और अनलेस के बाद नॉट या नेवर नहीं लगता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो जरा, लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर। ये आप अक्सर बोलते आए हैं या आपने सुना भी जरूर होगा कि ये जी लेडी टीचर, हमारे यहाँ पर इतने लेडी टीचर हैं, या ये लेडी डॉक्टर है, ठीक है, उसकी बहन है कि लेडी डॉक्टर, ऐसा बोलेंगे। लेकिन वो एक्सप्रेशन क्या है, वो गलत है। ऐसे ही यदि आप बोलते हैं फीमेल टीचर या फीमेल डॉक्टर या मेल टीचर मेल डॉक्टर, गलत एक्सप्रेशन। आपको कि सर इसमें गलती क्या है भाई? लेडी टीचर का मतलब वो टीचर जो कि एक औरत है। आपने बोला कि एक औरत है, तो औरत के लिए क्या करते हैं हम? वुमेन लगाते हैं ना। तो लेडी क्या है फिर? देखो जेंटलमैन आपने सुना है ना, जेंटलमैन किसको कहते हैं? भद्र पुरुष को। एक शरीफ सा व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? जेंटलमैन बोलते हैं। तो जेंटलमैन का जो विपरीत होता है मतलब वो लेडी होता है। जेंटलमैन के स्तर पर आप क्या बोल सकते हैं? लेडी को, उसको औरत को क्या बोलेंगे? लेडी बोलेंगे। तो अपने लेडी का मतलब क्या है? वो जेंटलमैन है, ठीक है। तो जेंटलमैन क्या है? वो लेडी या जेंटलमैन दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर हो जाता है, ठीक है। यदि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो आप लेडी का प्रयोग करेंगे, यदि पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो जेंटलमैन बोलेंगे, ठीक है। तो लेडी टीचर और लेडी डॉक्टर कहना गलत है। ऐसे ही फीमेल टीचर और फीमेल डॉक्टर बोलना गलत है। अब फीमेल में कहाँ गलती हो गई? तो फीमेल देखो, मेल और फीमेल ये तो इस एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बताते हैं, मतलब एक पूरी जाति के एक सेक्स को दिखाते हैं, ठीक है, कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मेल मतलब पुल्लिंग और फीमेल मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। तो फीमेल टीचर या फीमेल डॉक्टर नहीं। वैसे तो डॉक्टर और टीचर कॉमन नाउन है, आप वैसे भी प्रयोग कर दो ना कि सी इज ए डॉक्टर, सेंटेंस हमारा सही है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है सी इज ए लेडी डॉक्टर, सी इज ए फीमेल डॉक्टर, ऐसा नहीं बोलना। यदि आप बोलना ही चाहते हैं, इम्फेसाइज करना चाहते हैं, मतलब इम्फेसाइज का मतलब जोर देकर उस बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो क्या बोलोगे? वुमेन टीचर, वुमेन टीचर, वुमेन। इसका उच्चारण एक बार मैं बता देता हूं पहले। देखो WOMAN का वुमेन, वुमन, ये जो तिरछे शब्दों में जो लिखा हुआ है ना, ये है इसका उच्चारण, ठीक है। जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एडवांस लर्न डिक्शनरी में आप देख सकते हैं, उसके अंदर शब्दों का उच्चारण वो लिखा हुआ। तो ये जो उच्चारण है, हमारे जो 44 सिंबल होते हैं, 44 सिंबल होते हैं, उन्हीं की सहायता से ये उच्चारण बनाया गया है, ठीक है। तो कभी क्लास में मैं आपके लिए इस तरह की क्लास लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम उच्चारण करेंगे, या पहले हम 44 सिंबलों को करेंगे, फिर उसके साथ हम उच्चारण वाले भी कुछ क्लास करेंगे, ठीक है। तो अब इतना जान लो कि वुमेन जो है हमारा, इसका उच्चारण क्या? आप इसको वुमेन बोलते हैं, वुमेन बोलते हो, वुमेन, लेकिन वुमेन नहीं है, ये क्या है? वुमेन, वुमेन। अब इसका जो बहुवचन है वुमेन का बहुवचन है, उसको क्या बोलते हैं? वीमिन। क्या बोलेंगे? वीमिन। आपको कि सर इस तरह का उच्चारण तो हमने आज तक किया ही नहीं किया ना, तभी तो हम सीख रहे हैं। भाई जो चीज़ हमने की है वो तो अच्छी बात है, नहीं की तो हमें पता तो लगना चाहिए ना। जब जागो तभी सवेरा, जब भी आपको पता चल जाए ना तभी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसका उच्चारण करें तो वो सही हो जाए, तो ये आपका वीडियो देखना और मेरा वीडियो बनाना क्या है, वो सफल होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? वुमेन, वुमन, और इसका बहुवचन क्या होगा? विमेन, ठीक है। चलो अब सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस पर आते हैं। वुमेन टीचर या वुमेन डॉक्टर ऐसे बोल सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर बोल दो खाली, ठीक है, टीचर बोल दो तब भी ठीक है, लेकिन यदि आप विशेष तौर से बताना ही चाहते हैं तो आप क्या प्रयोग करोगे? माई सिस्टर इज ए वुमेन डॉक्टर, माई सिस्टर इज ए वुमेन टीचर, ठीक है, ना कि लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर, ठीक है। चलो सेंटेंस यहाँ पर देखो एक बार। द फीमेल्स या वुमेन, वुमेन या विमेन, वुमेन नहीं वीमेन, उच्चारण पर ध्यान रखना। आप ओ को है ना, अब ये ओ लिखा हुआ था, आप उसको ओ ही पढ़ रहे हो, नहीं कि यहाँ पर उच्चारण में क्या देखा हमने? ई साउंड से बोलना आपने। तो वीमेन बहुवचन पर आपने ध्यान रखना है। इसका जो
वुमेन का बहुवचन क्या होता है, वीमेन होता है, ठीक है। तो फीमेल्स या विमेन ऑफ आवर ऑफिस आर लेबोरियस। अभी आप बता दो कि फीमेल्स बोले या विमेन बोले। अभी आपने सीख लिया क्या बोलना है, विमेन बोलना है, ठीक है। तो विमेन यहाँ पर सही है, ठीक है। सीता इज ए लेडी डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर, बताओ। सीता इज ए लेडी डॉक्टर, नहीं, क्या बोलना हमने, सीता इज ए वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, ठीक है। यहाँ तक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। कुछ एक्सप्रेशन जो हमारे जो हैं वो पिछली क्लास के हैं, कुछ इस क्लास के हैं। तो आप घबराना नहीं कि हमने सर पिछली क्लास नहीं देखी तो क्या हमें आ जाएंगे। देखो बेटा, आपको पिछली तो देखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ समझा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें आप समझ आ जाएंगी, लेकिन वो ज़रूर आपने देखनी, ठीक है। क्योंकि ना एक क्लास इनफ नहीं होती। हो सकता है कि मैं और भी क्लासेस इससे संबंधित बना दूं, लेकिन कम से कम ये 2 क्लास हो ना जो मैंने आपके लिए तैयार की है, वो तो आपने जरूर ही देखनी, ठीक है। तो करें एक्सरसाइज। श्री रामलाल इज आवर इंग्लिश टीचर। अब जरा देखो, कहोगे सर इसमें गलती तो कोई है ही नहीं। आप गलती छाटोगे तो आपको गलती नजर भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतनी बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर या एसएस टीचर या जो भी है, हिस्ट्री टीचर, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश टीचर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसमें क्या गलती है? वो गलती इसलिए है, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज अध्यापक। मतलब ऐसा अध्यापक, ऐसा टीचर जो इंग्लैंड से का हो या इंग्लैंड से संबंध रखता है, वो आपको पढ़ा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो आपने क्या बोला, यह श्री रामलाल इज आवर इंग्लिश टीचर, आवर इंग्लिश टीचर। तो गलत एक्सप्रेशन हो गया ना। तो इसके स्थान पर आपने क्या बोलना है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ा रहा है रामलाल क्या है, अपने एक भारतीय जो है एक नाम है, आप नाम से ही समझ जाते हैं, ठीक है। मोहन है, सोहन है, रामलाल है, ठीक है। या जॉन वगैरह कोई नाम ऐसा हो, ठीक है, जॉर्ज है, कीट से, मान लें कोई इसी तरह का कोई दूसरा नाम हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो अंग्रेज नाम है। लेकिन उस नाम से हमने कोई जानना नहीं, हमने ये देखना कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सही है या गलत है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रामलाल, श्री रामलाल इज आवर इंग्लिश टीचर। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप ये बताना चाहते कि रामलाल जो हमें पढ़ा रहा है वो अंग्रेज अध्यापक है, इंग्लैंड से आया हुआ एक अध्यापक है, तो ये सही है। यदि आप ये कहते कि श्री रामलाल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मान लिया मैं कहूँ आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैं यदि फेयर एंड लवली में पूरी तरह से फेयर एंड लवली का पूरा ड्राम भर के उसमें डूबा रहूँ ना, तो अंग्रेजों जैसे मेरी त्वचा नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब मैं अंग्रेज नहीं बन सकता। अंग्रेजी तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो क्या बोले इसके स्थान पर, आई एम एन टीचर, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस में क्या गलती है? इंग्लिश टीचर के स्थान पर आपने क्या लिखना है, श्री रामलाल इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। क्लियर हो गया? दूसरा सेंटेंस देखो, सोहन इज ए चीटर, सोहन इज ए चीटर। अब जरा देखो, अब कहोगे सर इसमें बिल्कुल 100% कोई गलती है ही नहीं, पिछले में तो आपने बेवकूफ बना दिया और आपने गलती छाट दी। इसमें कोई गलती छाट गए नहीं, इसमें गलती आप छाट ही नहीं सकते। भाई गलती तो है, वो आपको पता नहीं, इसलिए आप उसको नहीं मानने को तैयार। लेकिन मैं आपको गलती बताऊं वो क्या है। सोहन इज ए चीट, बस इतना कहने से हमारा अर्थ पूरा हो जाता है। चीटर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीट का मतलब ही क्या होता है, धोखा देने वाला व्यक्ति, ठीक है, धोखेबाज। तो आपने चीटर नहीं बोलना, क्या बोलोगे, चीट, यू आर ए चीट, यू आर ए चीटर नहीं बोलोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ई आर मतलब वावल के बाद आर आता है तो वहां पर आर साइलेंट होता है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जहां भी कहीं भी वावल प्लस आर आ गया तो आर साइलेंट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, चीटर, चीटर नहीं चीटर। ई आर जहां पर होता है वहां पर क्या बोलना है, अपने ए साउंड से बोलना है। जिसे फादर बोलते हैं वो तो होता है फादर, मदर बोलते हैं वो क्या था, मदर। ए साउंड बोलना, अपना रे साउंड को बोलना ही नहीं। तो आप क्या समझ गए कि चीटर जो है
वही हमारा सही है, चीटर हमने इसको नहीं बोलना। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। कैसे? सोहन इज ए चीट, सेंटेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट है, ER लगाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज ए कावर्ड मैन। अब मुझे जरा बताओ कि कावर्ड का मतलब क्या आता है? आप कहोगे सर कायर व्यक्ति, हाँ आपने मान लिया ना कायर व्यक्ति होता है, तो फिर ये मैन क्यों जोड़ा इसमें? यही तो गलती है। तो ही इज ए कावर्ड, ये मैन हमने नहीं लिखना है, ठीक है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, अब इसमें गलती बताओ, गलती ढूंढो। सर कहोगे ना अब की बार हम नहीं मानेंगे, वहां भी आपने मनवा लिया, इस सेंटेंस में हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हर कोई ऐसे ही बोलता है, हर कोई ऐसे ही लिखता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ लिखो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ इसमें गलती है क्या? देखो, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, गलती ढूंढे कहाँ है, क्या पूछना चाहते हो आप? भाई आपकी जन्म की तारीख क्या है, क्या पूछा आपने? व्हाट इज डेट ऑफ यूर, अब ये गलती है बस। अब ये यूर जो शब्द है ना, ये यहाँ पर गलत है, इसके स्थान पर हमने कहाँ क्या करना है? व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे जन्म की तारीख क्या है। अब समझ आ गया? अब गलती नहीं करोगे ना, अब डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ठीक है, डेट ऑफ योर बर्थ, क्या बोलोगे? डेट बोलो ना साथ साथ में, डेट ऑफ योर बर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस करो, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। देखो सेंटेंस क्या है? यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। सर इसमें तो कोई गलती नहीं, गलती नहीं है, गलती है। यदि आपने पिछली क्लास देखी तो आप गलती आराम से देख पाओगे, यदि आपने नहीं देखी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलती है और क्या गलती है। ऐसा अक्सर बोला जाता है और ऐसा अक्सर लिखा भी जाता है। क्या यू कैन ऐसे पूछना चाहते हैं? चलिए उस सेंटेंस का पहले हम प्रश्न तैयार कर लेते हैं। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऐसे बोला जाता है और अक्सर लिखा भी जाता है, लेकिन वो गलत है। इसके स्थान पर अब जरा पहले मुझे ये बताओ कि आस्क का मतलब क्या आता है? आस्क माने पूछना, और क्वेश्चन क्या आता है? भाई आस्क का मतलब होता है कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी क्वेरीज पूछनी है, इसका मतलब है उस बात को हम पूछना चाहते हैं। और क्वेश्चन का मतलब क्या आता है? किसी प्रश्न को पूछना। तो दोनों का मतलब ही यही हो गया, पूछना। तो यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन क्यों लगाया आपने? ए क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। हमारा सेंटेंस यदि यहीं पर पूरा हो जाता है, हमारी सेंस कंप्लीट हो जाती है। आप डबल एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? तो डबल एक्सप्रेशन दोगे तो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुएंस हो जाएगा। यू कैन आस्क, इतना पूछो, ठीक है। कैसे पूछोगे नेक्स्ट टाइम? क्या बोलोगे? कैन आई आस्क यू सर, इतना ही बोलना है, क्वेश्चन नहीं बोलोगे साथ में। कैन आई आस्क यू सर, श्रीमान जी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अब आंसर क्या मिलेगा? यस यू कैन आस्क, यस यू कैन आस्क, ठीक है। अब आस्क के क्वेश्चन नहीं बोलोगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम। अब इसमें गलती था, आप आसानी से पहचान जाओगे, क्योंकि काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, दोनों का ही मतलब ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट तो अपने आप में सही है, लेकिन काइंडली को क्यों लगा रहे हो फिर? ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो समय पर आएँ, तो फिर काइंडली क्यों लगाया? गलत एक्सप्रेशन हो गया, इसको हटा देना हमने। इंग्लिश इज ए लिंकिंग लैंग्वेज, अभी तो हमने किया है भाई, लिंक लैंग्वेज कहें या लिंकिंग लैंग्वेज कहें? देखो जरा आते हैं, लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज, क्या था सही? लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज। गलती पहचान ली? बिल्कुल पहचान ली सर, अभी हमको पता लगने लग गया। तो लिंकिंग के स्थान पर क्या करना है? लिंक लैंग्वेज। आई विल सी यू एट 5 PM इन द इवनिंग। अब पहचानो सर, ये पता चल गया? बिल्कुल, मुझे पता है आपके चेहरे पर मुस्कान जो है वो बता रही है कि आपने इसमें गलती छाट ली, ठीक है। क्या गलती छाट ली? सर ये PM आ गया, तो इसका मतलब ये तो इवनिंग की बात होगी, तो इन द इवनिंग क्यों लिख रहे हो? इन द इवनिंग क्यों लिखना? यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। आई विल सी यू एट 5 PM, ठीक है। मैं तुम्हें शाम के, हिंदी बोलते समय आप ऐसे बोल सकते बेशक से, मैं तुम्हें शाम के 5 बजे मिलता हूँ। अब लिखते वक्त आपको ना इवनिंग नहीं लिखना, ठीक है। वो किस में शामिल होगा? PM के अंदर ही शामिल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम हैव बीन सोल्व। अब सपोजिंग इफ अभी तो हमने किया है, अरे सपोज इफ बोले या सपोजिंग इफ, सपोजिंग इफ या सपोज इफ, आप कहोगे सर सपोज इफ, तो गलती कहाँ है, सपोजिंग के स्थान पर क्या करना आपने, सपोज इफ। ठीक है, ही डिनाइड दैट, वर्ड को ढूंढो और गलती को भी ढूंढो, नोट। कहाँ गलती ढूंढी, ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं डिनाई, फॉरबिड, प्रोहिबिट, विदाउट, लेस्ट, हार्डली, स्कैर्सली, आपको याद करने हैं। याद हो गई, अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई बात रहती है ना तो हम गलती बिल्कुल आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो हमें पता चल गया डिनाइड तो कैसा शब्द है जो एक नेगेटिव सेंस देता है, नोट जिसमें छिपा होता है। फिर दोबारा से नोट क्यों लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पर नोट का लगाना गलत है। तो इन शब्दों के बाद आपने क्या है, नोट नहीं लगाना या नेवर नहीं लगाना। तो कैसे सेंटेंस हमारा बनेगा, ही डिनाइड दैट ही वाज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब जो वर्ड है यहाँ पर प्रोहिबिट, मनाही करना, या फॉरबिड करना। ठीक है, फॉरबिड का मतलब देखो, आप फॉरबिड का एक सेंटेंस बनाते हैं, ही फॉरबिड मी नॉट टू इंटर द पार्क। ही फॉरबिड मी नॉट टू इंटर द पार्क, क्या सेंटेंस सही है सर, क्या कर रहे हो आप, फॉरबिड भी बोल रहे हो और नोट भी लगा रहे हो, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फॉरबिड के साथ या फॉरबिड के बाद आपने नोट नहीं लगाना, तो कैसे बोलोगे, ही फॉरबिड मी इंटर द पार्क। समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे, और पिछली क्लास को जरूर देखना, तभी ये क्लास समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी आपके लिए कोई अलग से कोई टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें आप एक वंडर देखेंगे। ठीक है।